अगर आप बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में जल्दबाजी करके तरबूज की बुआई करते हो तब आपके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? तो आपका जो बीज है जिसकी आपने बुआई की है वो काफी मात्रा में खराब भी हो सकता है, तो प्लांट बहुत ही मरे मरे से निकलते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दियों में लगाए जाने वाले तरबूज की अगेती खेती के बारे में। अगर आप इसकी खेती सर्दियों में करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका तरबूज सर्दियों में ही तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेरे बताए गए समय के अनुसार तरबूज की अगेती खेती कर लेते हो तो आने वाले समय में आपको तरबूज के मंडी भाव जो हैं वो काफी गजब के मिल सकते हैं। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से और मेरे बताए गए समय के अनुसार अगर आप अगेती तरबूज की खेती कर लेते हो तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको अगेती तरबूज की खेती के बारे में मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों अगर आप सर्दियों में अगेती तरबूज लगा रहे हैं और उससे अच्छा मुनाफा अगर आपको लेना है तो यहां पर आपको 3-4 बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। वो आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं। तरबूज की बुआई से पहले आपको विशेष सावधानियां रखनी है। तरबूज की अगर आप अगेती खेती सर्दियों में कर रहे हैं तो इसका सही समय आपको पता होना चाहिए और उस सही समय में भी आपको जो है बीज की बुआई से पहले आपको विशेष तौर से कुछ ध्यान रखने हैं, कुछ सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। वो सावधानियां अगर आपने रख ली तो आपका तरबूज का उत्पादन जो है वो आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। अगर आपने बिना सोचे समझे तरबूज के सही समय मैंने आपको बता दिया और उस समय पे आपने तरबूज की बुआई कर दी बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, बिना मौसम की जानकारी के अगर आपने वहां पर सीड शोविंग कर दी तो आपका तरबूज अगेते के बजाय काफी पछेता भी हो सकता है। क्योंकि सर्दियों में बीज का जो जमाव होता है वो अगर आप सही समय पर या सही तरीके से बीज की बुआई नहीं करते हो तो आपका तरबूज जो है वो काफी लेट भी हो सकता है, आपके तरबूज की बुआई अगेती होने के बावजूद भी। दोस्तों बुआई से पहले आपको कौन सी सावधानियां रखनी पड़ेंगी इस पे हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगेती तरबूज अगर आप सर्दियों में लगा रहे हो, लोटनल विधि से अगर तरबूज की खेती कर रहे हो, लोटनल का प्लास्टिक मल्च का अगर आप खर्चा कर ही रहे हो तो इसकी बुआई का जो है वो सही समय कौन सा है, कौन से समय पे आपको जो है तरबूज की बुआई कर देनी चाहिए। काफी किसान भाइयों का डाउट्स है, काफी किसान भाई कंफ्यूजन में रहते हैं और मुझे कॉल करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज के द्वारा या कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि भाई तरबूज की बुआई अगर लोटनल से हम करना चाहें तो इसका सही समय कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप लोटनल का खर्चा कर ही रहे हो तो आपको जो है इसकी तरबूज की बुआई जो है वो थोड़ी अगेती करनी चाहिए। सर्दियों में जितना जल्दी हो सके उतना आपको इसका तरबूज नवंबर माह के आखिर तक जो है इसकी बुआई आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए। नवंबर माह के आखिर तक अगर आप बुआई कंप्लीट नहीं भी कर पा रहे हैं तो लगभग 20 दिसंबर से पहले पहले आपको इसकी बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए। उसके बाद अगर आप तरबूज लगा रहे हैं, लोटनल विधि से लगा रहे हैं तो इसका भाई कोई ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप लोटनल का खर्चा करेंगे 1 एकड़ में लगभग आपको अकेले लोटनल का खर्चा हो जाएगा 25,000 रुपए और वो खर्चा, इतना बड़ा खर्चा अगर आप करेंगे और उसके बावजूद अगर आप लेट कर रहे हैं तो फिर आपको जो है मंडी भाव उतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे और उत्पादन भी आपको जो है कोई ज्यादा विशेष तौर से अच्छा नहीं मिल पाएगा अगर आप इसमें थोड़ा लेट होते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर आप तरबूज की बुआई के सही समय की बात करें तो 20 नवंबर के बाद में आप तरबूज की अगेती तरबूज की बुआई मतलब कर सकते हो और 15 से 20 दिसंबर के पहले पहले आपको तरबूज की बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए अगर आप लोटनल लगा रहे हो तो। लेकिन कुछ किसान भाइयों के पास में अगर जमीन खाली नहीं है, पहले नहीं लगा पा रहे हैं तो 10 जनवरी लास्ट तारीख है, 10 जनवरी के बाद में तो आप बिल्कुल भी जो है लोटनल का बिल्कुल भी आपको खर्चा नहीं करना है। उसके बाद तो ओपन फील्ड में ही फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लगा सकते हो। लेकिन पहले अगर हम यहाँ पर अगेती तरबूज की बात कर रहे हैं, सर्दियों में लगाए जाने वाले तरबूज की बात कर ही रहे हैं, यहाँ पर आपको अपने तरबूज की जो बुआई है वो जो बताए गए समय के अनुसार जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी कर लेना है। लेकिन यहाँ भी कुछ किसान भाई जो है वो काफी बड़ी गलती कर देते हैं और उस गलती की वजह से उनका जो तरबूज है अगेती क्रॉप होने के बावजूद भी काफी पछेती हो जाती है। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा और अगर आपके साथ ऐसा नहीं भी हुआ है तो किसी और किसान के साथ आपने ऐसा होता देखा होगा कि तरबूज की बुआई काफी अगेती होने के बावजूद उनके प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलती है। उनकी फसल आपको काफी देखने पर पछेती दिखती है कि ये तरबूज काफी पछेता दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए होता है अगर आप बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में जल्दबाजी करके तरबूज की बुआई करते हो तब आपके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है वो भी समझ लीजिए थोड़ा
थोड़ा सा कुछ किसान भाई क्या करते हैं, तरबूज की खेत की तैयारियां करते हैं, खाद और उर्वरक डालते हैं, जमीन की तैयारियां करते करते सोचते हैं काफी लेट हो गए और काफी लेट होने के चक्कर में हड़बड़ाहट में वो तरबूज की बीज की बुआई कर देते हैं बिना किसी मौसम की जानकारी के। दोस्तों जब भी आप सर्दियों में तरबूज के बीज की बुआई करें तो मौसम का आपको जो है थोड़ा सा जरूर देख लेना चाहिए। आपको ऐसे समय पर तरबूज की बुआई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिस समय आपके एरिया में पाले गिर रहे हो। जिस समय अगर आपके एरिया में पाले गिर रहे हैं और उस समय अगर आपने अपने तरबूज की बुआई कर दी तो आपके बीज के जमाव में या जर्मिनेशन में काफी समय लग सकता है। दोस्तों अगेती तरबूज की बुआई का समय तो मैंने आपको बता दिया है कि 15 से 20 नवंबर के बाद आप जो है इसकी बुआई कर सकते हो कभी भी। लेकिन इस बीच अगर आप तरबूज का सीड शोविंग कर रहे हैं और उस समय अगर पाले गिर रहे हैं तो आपका जो बीज है जिसकी आपने बुआई की है वो काफी मात्रा में खराब भी हो सकता है, जमीन के अंदर सड़ भी सकता है वो, क्योंकि अगर जमाव में काफी ज्यादा समय लग जाता है तो वो जमीन के अंदर आपका अधिकांश बीज खराब भी हो जाता है और उसके बाद जर्मिनेशन होता भी है तो प्लांट बहुत ही मरे मरे से निकलते हैं, यानी बहुत ही वीक प्लांट निकलते हैं, काफी कमजोर प्लांट निकलते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो ये आपकी तरबूज की फसल के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। तो अगर आप तरबूज की फसल से अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं तो बीज की बुआई से पहले समय मैंने आपको बता दिया है कौन से समय पे आपको कौन से समय के बीच में तरबूज की बुआई करनी है। लेकिन इस बीच भी अगर आप सीड शोविंग कर रहे हैं तो आपको अपने एरिया में क्लाइमेट को, मौसम को थोड़ा देखकर ही बीज की बुआई करें। कि दोस्तों अमूमन हमारे एरिया में जो पाले गिरते हैं वो लगभग 15 से 20 दिसंबर के आसपास, इसके बाद में गिरते हैं। 15 दिसंबर से पहले पाले बहुत कम चांस होते हैं कि पाले गिरते हैं। इससे पहले कभी कभार अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी अगर ज्यादा होने लगती है तब कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 15-20 दिसंबर के आसपास पाले गिर जाते हैं, वरना इसके बाद में ही पाले गिरते हैं। वरना इसके बाद में ही जो है 15 दिसंबर से लेकर और 15-10 जनवरी के आसपास जो है ये समय जो है इस बीच जो है ज्यादा पाले गिरने के चांसेस रहते हैं। और जब भी पाले गिरते हैं हमारे एरिया की अगर बात करें तो मैक्सिमम 5 या 6 दिन तक ही पाले गिरते हैं, इससे ज्यादा नहीं गिरते हैं। तो जिस समय पाले गिर रहे हो उस समय आपको बीज की बुआई नहीं करनी है। जमीन की तैयारियों से लेकर प्लास्टिक मल्च बिछाने तक जितनी भी आपकी तरबूज लगाने से पहले की तैयारियां हैं वो आपको कंप्लीट करके तैयार रखनी है और जैसे ही उचित मौसम आए तभी आपको इसका बीज का जो है बुआई करनी है। बीज की बुआई से पहले एक बार मौसम का हाल आपको जरूर जान लेना होता है। ऐसा लगे कि 1-2 दिन में पाले गिरने वाले हैं तब भी आपको जो है जरूर देख लेना चाहिए। और आजकल तो हर किसान के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उसमें पता भी चल जाता है कि हर किसान मौसम की जानकारी रखता है। तो भाई जिस समय पाले गिर रहे हो उस समय आपको बीज की बुआई नहीं करनी है। तो अगर आपके एरिया में पाले गिर रहे हैं और उस समय अगर आप तरबूज की बुआई करते हैं तो आपका तरबूज काफी पछेता भी हो सकता है। और अगर आप ऐसे समय पे तरबूज की बुआई कर रहे हैं जिस समय पाले नहीं गिर रहे हैं तो उस समय आपका जो तरबूज का जर्मिनेशन है वो 8 से 10 दिन के बीच में हो जाता है। पिछले 8-10 साल से मैं तरबूज की खेती करता हूं और सर्दियों में तरबूज के वीडियो भी डालता रहता हूं। तो किसानों के मेरे पास हर साल ऐसे कमेंट आते हैं कि सर हमारे तरबूज को 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, लेकिन जो है बीज का जमाव हुआ नहीं है, बीज का अंकुरण अभी तक हुआ ही नहीं है। दोस्तों उन किसानों के साथ ऐसा तभी होता है जब पाले गिरने के दौरान जो है बीज की बुआई की जाती है। तो अब बात कर लेते हैं तरबूज की बुआई से पहले जमीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है। अगर आप तरबूज की बुआई सर्दियों में या इस समय करने वाले हैं तो भाई अगर आप तरबूज की बुआई अगेती तरबूज लगा रहे हैं और इस समय अगर आने वाले दिनों में अगर आप तरबूज लगाना चाहते हैं और अगर आपकी जमीन खाली हो चुकी है तो आपको तैयारियां जो है अभी शुरू कर देनी है। मैंने तो अपने तरबूज की बुआई के लिए तैयारियां शुरू कर भी दी हैं, गोबर की खाद वगैरह हमने डाल दी है, कल्टीवेशन वगैरह हमने कर दिए हैं। तो आप भी जो है गोबर की खाद डालें और उसके बाद में जो है 1-2 कल्टीवेशन करके और अपनी जमीन को तैयार करें। और अगर आपके यहाँ पर जमीन सूखी है, बारिश हुए काफी दिन हो गए हैं, मिट्टी बहुत ज्यादा टाइट है और जुताई ढंग से नहीं हो पा रही है तो आपको जो है 1-1 घंटे फव्वारे चलाकर और जमीन का जो है हल्का सा पलेवा कर लेना है। और उसके बाद में गोबर की सड़ी हुई खाद 5 से 6 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल के और 1 कल्टीवेशन करके जमीन को छोड़ दें और लगभग 5 से 6 दिन तक धूप में पड़ा रहने दें खेत को। और उसके बाद में 1 कल्टीवेशन आपको और कर देना है। वो कल्टीवेशन आप चाहें तो कल्टीवेटर से करेंगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कल्टीवेटर से अगर आप करेंगे, पहली जुताई मैंने आपको बताया कि गोबर खाद डालने के बाद में आप कर रहे हैं तो वो आपको हैरो से कर देनी है या फिर आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं। लेकिन पहली जुताई अगर आप हैरो से करेंगे वो ज्यादा अच्छी रहेगी और उसके बाद में दूसरी जुताई आपको कल्टीवेटर से करनी है। कल्टीवेटर से दूसरी जुताई करके फिर से आपको अपनी जमीन को 3-4 दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। और
उसके बाद में एक और कल्टीवेशन आपको करना है। वो कल्टीवेशन आप हैरो से कर सकते हैं या रोटावेटर से भी कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपको 2-3 दिन के बाद में जो है अपने बेसल डोज अपने खेत में डाल के और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करना है। भाई अगर आप मेरे बताए गए तरीके से तरबूज की अगेती खेती करते हो तो लगभग आपको 4 कल्टीवेशन तो मिनिमम करने ही हैं, जिससे आपकी जमीन जो है अच्छी तरह से खुल जाएगी, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। मिट्टी को आप जितना उपजाऊ बनाओगे उतने ही आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा, बेड भी आपके अच्छे से बनेंगे और जो उसके बाद में आपके प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो भी काफी शानदार आपको देखने को मिलेगी। तो 3-4 कल्टीवेशन जो है मिनिमम 4 कल्टीवेशन, मैं हर बार 4 कल्टीवेशन करता हूं तो 4 कल्टीवेशन आपको कर ही लेने हैं। आखिरी कल्टीवेशन जो चौथा कल्टीवेशन आपको करना है उससे पहले आपको ध्यान रखना है मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, यानी कम से कम नमी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि लड्डू बन रहे हैं तो लड्डू मतलब मिट्टी के नहीं बनने चाहिए। अगर लड्डू बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी मिट्टी में जो है नमी ज़्यादा है, बेड आपके जो है वो ढंग से नहीं बनेंगे। बेड अगर ढंग से नहीं बनेंगे तो आपके सीड की शोविंग भी ढंग से नहीं होगी और उसके बाद में आपके जो प्लांट है जर्मिनेशन में भी काफ़ी दिक्कत आ सकती है। मिट्टी अगर ज़्यादा ढीली, क्योंकि अगर नमी ज़्यादा होगी तो आपकी जो मिट्टी है वो लूज रहेगी, मतलब वो काफ़ी लूज रहेगी बेड के अंदर, और उसके बाद जब आप सिंचाई करेंगे तो वो नीचे बैठेगा तो आपकी प्लास्टिक मल्च भी लूज हो सकती है। उसके बाद में पहले आप प्लास्टिक मल्च बिछाएंगे सिंचाई से पहले, और सीड शोविंग भी आपको पहले ही कर देनी है। जो आपके बीज हैं उनका जमाव भी आपको ठीक से देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जो है मिट्टी में नमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। तो आखिरी कल्टीवेशन से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपकी मिट्टी के अंदर नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे पहले आपको जो है बेसल डोज डाल देने हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले गोबर की खाद पहले कल्टीवेशन में डालनी है और उसके बाद में जो बेसल डोज होते हैं वो आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। बेसल डोज की यहाँ पर अगर हम दोस्तों बात करें तो 50 kg आपको डीएपी काम में लेनी है, 30 kg एमओपी पोटास काम में लेनी है, 20 से 25 kg आपको जो है यूरिया काम में लेनी है। इन तीनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपनी जमीन में छिड़काव विधि से सारे खाद उर्वरकों को अच्छे तरीके से बिखेर देना है और उसके बाद में आप आखिरी कल्टीवेशन कर सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन होने के बाद में बारी आती है बेड प्रिपरेशन की। तरबूज की खेती के लिए अगर आप बेड बना रहे हो तो 5 से 6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। 5 फीट से कम की दूरी आपको नहीं रखनी है और 6 फीट से ज़्यादा की दूरी भी आपको नहीं रखनी है, कि 6 फीट से ज़्यादा अगर आप दूरी रखेंगे तो आपका जो स्पेस है वो फालतू में वेस्ट जाएगा। प्लांट जो है तरबूज के वो इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं। अगर तोरई, लौकी वगैरह इस तरह की अगर आप खेती करते हो आप जो है 6 से 7 फीट की दूरी भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर तरबूज की अगर आप बुआई कर रहे हो, तरबूज, खीरा, ककड़ी और जो आपका खरबूजा होता है, इन सब के लिए अगर आप बेड बना रहे हो तो आपको 6-6 फीट की दूरी पर ही बेड बनाने हैं। उसके बाद में आपको 25 माइक्रोन की जो है प्लास्टिक मल्च बिछा देनी है। सिल्वर कलर, कुछ किसान भाई नए हैं वो गलती कर देते हैं। लास्ट ईयर मेरे पास एक किसान भाई ने अपनी फोटो भेजी थी खेत की, तो वहां पर उन्होंने ब्लैक कलर जो प्लास्टिक मल्च का था वो ऊपर कर रखा था। सर्दियों में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बेड है उसमें टेम्परेचर ठीक से मेंटेन नहीं होगा। प्लांट को सर्दियों में टेम्परेचर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक मल्च इसी पर्पज से ज्यादा लगाई जाती है। तो आप अगर अपनी प्लास्टिक मल्च का ब्लैक कलर ऊपर कर देंगे तो ये आपकी फसल के लिए सही नहीं होगा। तो दोस्तों फाइनली आपकी प्लास्टिक मल्च का जो सिल्वर कलर है वो आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे सर्दियों में आपकी फसल का जो टेम्परेचर है वो अच्छी तरह से मेंटेन होता रहेगा। कुछ किसान भाई अगर यहाँ पे नहीं समझे हैं तो मैं देसी भाषा में आपको समझा देता हूं कि सिल्वर कलर से टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन होता है। तो भाई सिल्वर कलर जो प्लास्टिक मल्च का होता है वो एक तरह से रिफ्लेक्शन का काम करता है। जैसे ही सूरज की धूप प्लास्टिक मल्च पे गिरेगी तो सिल्वर कलर होने की वजह से रिफ्लेक्ट होकर वो वापस पौधों पे पड़ती है, जिससे आपके पौधों का जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में अच्छी तरह से मेंटेन होता रहेगा। और ऊपर से आपने जो है लो टनल भी सर्दियों में लगा रखा है। कुछ किसान भाई यहाँ पर भी पूछते रहते हैं कमेंट करके कि सर्दियों में बीज का जमाव हो जाएगा क्या, प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी क्या ठीक तरीके से। तो भाई अगर आपने प्लास्टिक मल्च लगा रखी है और ऊपर अगर आपने लो टनल अथवा क्रॉप कवर अगर आपने लगा रखा है तो आपको जो है तरबूज की खेती सर्दियों में अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छे तरीके से बीज का जमाव भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से आपकी फसल की बढ़वार भी होती रहेगी सर्दियों में। और उसके बाद में 25 जनवरी के बाद में जैसे ही आप लो टनल को उतारेंगे 5-6 दिन बाद में आपको अपने तरबूज में फ्रूटिंग भी दिखनी शुरू हो जाती है और उसके बाद में मार्च माह में आपका तरबूज जो है वो हार्वेस्टिंग देने लगता है सही तरीके से। और सही समय समय पर अगर आप फर्टिगेशन तरबूज की फसल में करते रहते हो, तरबूज की फसल में फर्टिगेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। समय समय पर अगर आप फर्टिगेशन वगैरह करते रहोगे तो आपको तरबूज की फसल से काफी अच्छा उत्पादन और काफी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। दोस्तों फाइनली अगर
आप सर्दियों में तरबूज की अगेती खेती करने की सोच रहे हैं तो जो तरीका मैंने आपको तरबूज की खेती का बताया है, जिस तरीके से आपको बीज की बुआई करते समय आपको जो सावधानियां मैंने आपको बताई है, वो सावधानियां अगर आपने रख ली, जो तरीका मैंने आपको बताया है उस तरीके से अगर आप तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में तरबूज की खेती से आपको बहुत ही शानदार मुनाफा मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।